we will not concentrate more on the proprietary formats, मतलब those which are developed by the companies and they are not mostly interoperable, मतलब कि उनको आपस में लोग शेयर नहीं कर सकते। अगर आपको वो फॉर्मेट यूज़ करना है तो आपके पास वो सॉफ्टवेयर पर्टिकुलरली होना चाहिए। कुछ लिमिटेड आपको राइट्स दे सकते हैं वो, नहीं तो जनरली वो उनके दायरे में ही काम करते हैं। और ये जो ओपन सोर्स के जो फॉर्मेट्स हैं ये ज़्यादातर आपके, इनको इनके लिए टर्म है इंटरऑपरेबल, तो ये ज़्यादातर इंटरऑपरेबली काम करते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर दूसरे किसी भी फॉर्मेट को खोल देता है और उसे तीसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो those open source formats are the software independent generally. Open source software supports all open source kinds of data formats. तो फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपका MS ऑफिस के फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं? तो डॉक फॉर्मेट है, एक्सेल है, डॉट XLS है, और अपना PPT है, एक एक्सेस का फॉर्मेट है, उसको MDB बोलते हैं कुछ ऐसा। These are the formats specifically made designed to work under the MS Office. But these formats can be opened in OpenOffice also. That is a open source environment and open source software. तो बनाया किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने MS ऑफिस के लिए, वो फॉर्मेट है उसका। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द फॉर्मेट। ऐसे ही फोटोशॉप के अपने फॉर्मेट है, फाइल का फॉर्मेट है। डाटा टाइप तो इमेज टाइप रहेगी और उसका फाइल फॉर्मेट मोस्टली रहता है PSD से, तो उसका वो फॉर्मेट हो गया। ऑटो कैड सॉफ्टवेयर है, उसका अपना DWG और उसके अपने फॉर्मेट्स हैं। अब वो हमारा जो GIS सॉफ्टवेयर है या जो भी अन्य सॉफ्टवेयर हम काम में ले रहे हैं वो उसको सपोर्ट करता है तो वो उसको ओपन कर पाएगा, नहीं तो वो ओपन नहीं कर पाएगा। तो ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट मेरे को टॉपिक लगा GIS पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जनरली हम बहुत रूड मैनर में और वैसे बहुत रफ तरीके से काम करते हैं, जस्ट कि बिना समझे। और ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको समझने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा और समय की भी आवश्यकता नहीं रहती। थोड़ा सा अगर हम इन चीज़ों को समझ लेंगे तो हमारा वर्किंग स्टाइल इलिटरेट लोगों से या जिन लोगों को GIS का ट्रेनिंग नहीं है उनसे थोड़ा बेहतर हो जाएगा। काम वो भी करेंगे, काम आप भी करेंगे। वो बिना सोचे समझे करेंगे और आप सोच समझ के करेंगे, काम लगभग वही करेंगे। तो आपको थोड़ा सा एडवांटेज तो रहेगा काम करने में निश्चित रूप से, अगर आप उसके बेसिक चीज़ को समझते हैं तो। और लोग जो हैं वो थोड़े गड़मट कर सकते हैं उसमें काम करने में। तो इसमें सारांश की बात सिंपल छोटी सी ये है कि डाटा टाइप जो GIS में होते हैं वो दो तरीके के रहते हैं और फाइल फॉर्मेट्स कई तरीके के हैं। एक एक करके हम देखेंगे। लास्ट में इसमें एक क्विज भी है, 10 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। सो बी लिटिल कंसंट्रेटेड ऑन द सेशन। So around 30 members are available. Okay, 31. I expect 40. अगर वो शुरू से जुड़े तो अच्छा रहता है। Okay, so that is the meaning of that initial start of the two types of data and many types of formats. सबसे पहले GIS की डेफिनेशन देखेंगे, थोड़ा सा रिकैप टाइप का भी हो जाएगा। GIS इज ए सेट ऑफ टूल्स फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड डिस्प्ले ऑफ अर्थ रिलेटेड स्पेशियल डाटा, मतलब अर्थ रिलेटेड डाटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। सो डाटा का जो बेसिक टाइप क्या होगा GIS के अंदर, इट शुड बी रिलेटेड टू द अर्थ, समवेयर इट शुड बी ऑन द अर्थ। कोई बोले कि तुम्हारे ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट्स कितने हैं,
सब 32 हैं, एक डाटा है, मगर ये क्या है, ये नॉन स्पेशियल डाटा है। ये एक टेक्सुअल या न्यूमेरिकल डाटा तो है, मगर इसमें ये सूचना नहीं है कि वो ट्रेनिंग कहाँ हुई है या उसके पार्टिसिपेंट्स कहाँ कहाँ से आते हैं। जब तक वो चीज़ उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, इट इज़ ए नॉन स्पेशियल डाटा। तो जब वो स्पेशियल जब बनेगा, जब उसमें ये उड़ जाए हो जाएगा कि ये ट्रेनिंग कहाँ दे रहा था आदमी देने वाला, और किस किस ने कहाँ कहाँ से अटेंड करी, देन इट बिकम्स ए जीआईएस डाटा। कहने का मतलब डाटा मस्ट बी इन विद रेफरेंस टू द अर्थ, any data is not a GIS data. And the another kind of definition is a geographical information system is a computerized information system for spatial and non-spatial data referenced by geographic coordinates. स्पेशियल माने जो पृथ्वी के सापेक्ष बांधा जा सके, जिसमें लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड हो, और नॉन स्पेशियल माने उसकी एट्रीब्यूट टेबल का डाटा, जिसमें कि मैंने बताया कि नंबर्स कितने अटेंड हुए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी, ट्रेनीज कहाँ कहाँ रहते हैं, ट्रेनीज की बेसिक पोस्ट क्या है, ये नॉन स्पेशियल डाटा है। कहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, कहाँ से संचालित हो रही है, वो स्पेशियल डाटा है। बाकी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने, मेल फीमेल कितने हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनका बेसिक पे कितनी है, ये नॉन स्पेशल काइंड है। It is designed to acquire, store, retrieve, manipulate, analysis and display these data according to user defined specification. यूजर बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है। अगेन एक थर्ड डेफिनेशन और है। तो ये हुआ आपका जीआईएस। तो जीआईएस डाटा का मतलब है कि वो पृथ्वी के सापेक्ष होना चाहिए। की कंपोनेंट ऑफ उसमें, जैसे कल भी बताया था, यूजर इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि आप आते हैं, फिर कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें स्टोरेज, प्रोसेसिंग, एनालिसिस, डिस्प्ले वगैरह है, और डाटा, तीन चीज़ मेजर है। और उसमें किस टाइप का है डाटा वगैरह, वो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखता रहेगा। ये दिस इज नॉट लिमिटेड टू ओनली दिस डाटा टाइप्स, मे बी मैनी अदर काइंड्स ऑफ डाटा आर आल्सो, दिस इज नॉट ए एग्जॉस्टिव लिस्ट। और ये भी नॉट एग्जॉस्टिव है, इसमें कुछ और कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। एनीवेज, तो यूज़र क्या करता है, स्टैंडर्ड डिज़ाइन करता है, कौन कौन से फॉर्मेट यूज़ करेगा, क्या क्या एल्गोरिथम यूज़ करेगा, कौन कौन से टूल यूज़ करेगा, उसके लिए पूरा एक सेटअप बनाता है। यूज़र के बिना कुछ भी नहीं है उसमें। तो किसी भी प्रकार के वेक्टर डाटा के लिए और रास्टर के लिए भी कहें, तो उसको हम वेक्टर के लिए मेनली तीन तरीके से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन और एरिया। तो पॉइंट में देखिए, आपका जैसे एक पेड़ आ रहा है, इसमें ये एक पॉइंट है, पृथ्वी पर पेड़ ऐसा दिखेगा, मगर यहाँ पर अगर हम एक मार्किंग कर देंगे मैप पर, तो उसका एक पॉइंट बन जाएगा, और इससे मार्क हो सकता है जीआईएस के अंदर। तो जैसे कल आपने बताए थे बहुत सारे टाइप डाटा जो रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं फीचर टाइप पॉइंट से, तो वो इस तरीके से यहाँ पर ये पॉइंट काइंड के फीचर हुए, पृथ्वी पर कैसे दिखते हैं, मैप पर उसको मार्क किया जा सकता है। दूसरे काइंड ऑफ फीचर जो वेक्टर डाटा टाइप के अंदर में आते हैं, वो है लाइन टाइप के फीचर। तो जैसे रोड को मार्क किया, मैंने बताया था आपको, टिक, वर्टेक्स, फिर सेगमेंट, फिर एक और वर्टेक्स, फिर सेगमेंट, फिर एक और वर्टेक्स, फिर सेगमेंट, वर्टेक्स, ऐसे लाइन को मार्क करते हैं। असली जो जो बेसिक एलिमेंट है वेक्टर के अंदर, वो है ये, इसको आर्क जीआईएस में टिक बोलते हैं, और क्यू जीआईएस में, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये जो वर्टेक्स है, ये है असली कहानी। हर एक वर्टेक्स के साथ एक लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड अटैच रहता है, और बीच में सेगमेंट जोड़ जोड़ करके उससे लाइन बना देते हैं। और रास्टर के अंदर जो बेसिक एलिमेंट रहता है, वो रहता है पिक्सल। तो ये सीरीज ऑफ पॉइंट से आपका, सीरीज ऑफ वर्टेक्स से बन जाता है आपका लाइन। और इसमें आपके रोड, स्ट्रीम, रेलवे, इस तरीके से ये रोड को दिखाया है, रोड को पृथ्वी पर ऐसी है, मैप पर ऐसा आपने मार्क कर दिया। एरिया जैसे वाटर बॉडी है, पृथ्वी पर ऐसी दिखेगी,
और मैप पर आपने एक वर्टेक्स लिया, दूसरा वर्टेक्स लिया, बीच में सेगमेंट जुड़ता चला जाएगा, सेगमेंट वर्टेक्स। और जब ये यहाँ पर अपने आप को ऑटोमेटिकली क्लोज कर लेगा, अगर आपने उसको फीचर टाइप अगर आपने पॉलीगन ले रखा है, डाटा टाइप तो वेक्टर हो गया, अगर आपने वो लेयर को जो है पॉलीगन टाइप लेयर लिया, तो उसमें जब आपका टूल बंद होगा ऑटोमेटिकली, तो वो उसके फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को फ्यूज कर देगा, क्लोज कर देगा वहाँ पर। तो ये एरिया के टाइप से हो जाएगा। लाइन में ऐसा नहीं करेगा कभी भी, चाहे आपकी लाइन गिर के उसी पॉइंट पर आ जाएगी, मगर वो धागे की तरह खुली रहेगी, वो कभी भी चिपकेगी नहीं, वहाँ पे जॉइंट नहीं होगा। तो उसमें केवल आप लेंथ ले सकते हैं, सड़क को चौड़ी कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, और कुछ तरह तरह के सिंबल्स उसमें डाल सकते हैं, मगर एरिया का आनंद नहीं ले सकते उसमें। उसमें आप ट्रांसपेरेंसी एरिया की नहीं दे सकते, एरिया निकाल नहीं सकते ज्योमेट्री से, और कलर नहीं भर सकते। इसमें आप ये सारे काम कर सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, कलर दे सकते हैं, कलर हटा सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। अगर जब आप शेप फाइल में लेयर को पॉलीगन की तरह की लेयर लेंगे, तो उसमें सारे फीचर फिर पॉलीगन टाइप के ही रहेंगे। शेप फाइल कभी भी एक से ज़्यादा काइंड के फीचर को अपने अंदर समाहित नहीं करती है। तो अगर आपने वो फर्स्ट में लेयर बनाई और उसको बोला कि तुम पॉलीगन की लेयर हो, तुम्हारा तुम्हारा नेचर है पॉलीगन को इकट्ठा करना, तो उसमें जितने भी फीचर आप काटेंगे वो सारे पॉलीगन के टाइप के होंगे। लाइन नहीं बना सकते उसमें, पॉइंट नहीं बना सकते, फिर दूसरी लेयर लेनी पड़ेगी, दूसरी बनानी पड़ेगी। मगर जो अदर फॉर्मेट्स हैं कुछ, जैसे डॉट के एम एल है या डॉट जी पी एक्स वगैरह फॉर्मेट्स हैं, उसमें आप एक ही फाइल में एक से ज़्यादा टाइप के फीचर भी, एक ही लेयर में एक से ज़्यादा टाइप के फीचर भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसके अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। मगर इसके अंदर ये ध्यान रखें कि शेप फाइल में आप एट एक लेयर में एक ही तरह का फीचर, जो उसने आपको बनाते समय आपने शुरू में जो कमांड दिया है, जो उसको बोला है, उसी तरह का फीचर वो संग्रहित करेगी अपने अंदर। ये थोड़ा एडिशनल नॉलेज है। तो ये आपके पॉलीगन बनेंगे, तो पहला और लास्ट पॉइंट को वो ऑटोमेटिकली, आपने उसको पॉलीगन टाइप की लेयर बोला है, तो जब भी आपका कर्सर चलेगा पहले पॉइंट को पकड़ के रखेगा, और जैसे ही आप लास्ट पॉइंट पे एंड करेंगे तो पहले और लास्ट पॉइंट को ऐड करके एक सेगमेंट बना देगा, पॉलीगन बना देगा। और अगर आपने पॉइंट टाइप की लेयर ली है, तो आप पॉइंट डालेंगे और फिर आप उसे आगे चलाने की कोशिश करेंगे तो पॉइंट डाल के छोड़ देगा, पॉलीगन नहीं बनेगा, दूसरा पॉइंट डल जाएगा, फिर तीसरा डल जाएगा, ऐसे। तो ये पॉइंट लाइन एरिया हो गया। तो बेसिकली फिर आते हैं दोबारा से, बेसिक डाटा स्ट्रक्चर क्या है जीआईएस का। तो इनिशियली तो हम उसे दो भाग में विभाजित कर सकते हैं, एक स्पेशियल, एक नॉन स्पेशियल। नॉन स्पेशियल तो आपका मैंने बताया कि टेबुलर काइंड ऑफ डाटा, या कोई भी इमेज पिक्चर या कुछ भी लेंगे, मगर मेनली जीआईएस के सेंस में बात करें तो उसकी एट्रीब्यूट टेबल, अल्फा न्यूमेरिक, पार्टिसिपेंट्स कितने आए, मेल फीमेल कितने थे, कौन कौन सी जगह से थे, उनके एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, उनके पद क्या है, वगैरह वगैरह। दूसरा उससे जुड़ा हुआ फिर डाटा रहेगा, ये दोनों कनेक्टेड रहेंगे आपस में, स्पेशल काइंड ऑफ डाटा। स्पेशल काइंड ऑफ डाटा को आप डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट के अंदर, वेक्टर काइंड और रास्टर काइंड। वेक्टर काइंड को आप एक तरीके से कोऑर्डिनेट्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, एक एक वर्टेक्स का एक एक लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड होगा, उसका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम तो रास्टर का भी होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब यहाँ पर ये है कि पेयर में आपके पॉइंट रहेंगे, तो उनका लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड, तो वो उससे आपकी लाइन भी बन जाएगी, और उसी तरह के डाटा से पॉइंट पॉइंट से फिर आपके पॉलीगन भी बन जाएंगे। और रास्टर का डाटा जो रहेगा वो मोस्टली इमेज काइंड का ही रहेगा। तो एक आपका कहना चाहिए कि जैसे आपके फ़ोटो रहते हैं उस टाइप का डाटा, उसको अगर आप जूम करेंगे तो उसमें पिक्सल दिखेंगे आपको।
तो वो पिक्सल के ऊपर अगर सूचना रहेगी और वो पृथ्वी के सापेक्ष रहेगा वो डाटा, तो वो रास्टर हो जाएगा। अगर उसके ऊपर कोई खास सूचना नहीं है, खाली कलर वैल्यूज हैं और वो पृथ्वी के सापेक्ष नहीं है, तो आपका घर की सीनरी हो जाएगी, घर का फोटो हो जाएगा। इवन अगर आपके ऊपर उसमें जीआईएस की इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर वो जोग्राफिकली बाइंडेड नहीं है, तो जीआईएस के लिए वो एक तरीके का फोटोग्राफी है, वो काम नहीं करेगा ढंग से। तो आपने सर्वे ऑफ इंडिया से टोपो शीट ली, पटवारी से पटवारी का नक्शा लिया, उनको स्कैन करा लिया और अपने जीआईएस में खोल के देख रहे हैं, तो जीआईएस का आनंद नहीं ले रहे, आप फोटो का आनंद ले रहे हैं। अब उसके ऊपर आप चाहे अपना पासपोर्ट साइज फोटो रख दें टोपो शीट के ऊपर, चाहे आप अपना फैमिली फोटोग्राफ रख दें, चाहे उसको रख दें, तीनों एक ही है। मगर जब वो टोपो शीट या आपका जो पटवारी का नक्शा जियो रेफरेंस होकर के अपने पृथ्वी के सापेक्ष जहाँ जगह है वहाँ जाके गिरेगा, या सैटेलाइट इमेज या एरियल फोटोग्राफ अपनी जगह पे गिरेगा, तब वो जीआईएस डाटा हो जाएगा, रास्टर हो जाएगा। और फिर उसके पिक्सल पर या तो कलर वैल्यू होगी, जैसे कि आपके टोपो शीट के केस में या पटवारी नक्शे के केस में तो कलर वैल्यूज रहेंगी। अगर डिजिटल एलिवेशन मॉडल, सैटेलाइट इमेज, उनके केस में हर पिक्सल पर वो पर्टिकुलर पिक्सल जो पृथ्वी पे जो था उससे कितनी एनर्जी जाके कैमरे पे सैटेलाइट के पे जाके गिरी, उसने उसको रिकॉर्ड किया और एक नंबर दिया, तो वो उसकी सूचना हो गई। डिजिटल एलिवेशन मॉडल के केस में हर पिक्सल पे यह सूचना होगी कि पृथ्वी से उसकी मानक समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो वो लगेगा तो तुम्हें एक काला काला ग्रे कलर का या गहरा काला या सफ़ेद पिक्सल, मगर उसके ऊपर एक सूचना रहेगी, वो होगी मानक समुद्र तल से ऊंचाई, तो वो हो जाएगा डिजिटल एलिवेशन मॉडल का रास्टर। तो वो दो तरीके से उनको जनरली डाटा को कवरेज करते हैं, जो कि रिमोट सेंसिंग के लेक्चर में बताया गया था, या तो सैटेलाइट से रिमोटली सेंस या एरियल फोटोग्राफ से। आजकल एरियल फोटोग्राफ ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, कुछ बहुत स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन लिडार वगैरह रडार वगैरह उनके लिए काम में लेते हैं, या कुछ बाढ़ वगैरह में, या टेम्परेरी फिनोमिना जो रहते हैं अर्थक्वेक बाढ़ वगैरह, उसमें काम में लिए जाते हैं। तो बेसिक एलिमेंट आपका वेक्टर का है वर्टेक्स, ये पॉइंट के हो गए, ये लाइन के हो गए, ये वर्टेक्स हो गया, सेगमेंट वर्टेक्स सेगमेंट वर्टेक्स। असली में कोई भी जीआईएस वेक्टर डाटा ऐसा होता है, अंदर से आपको ऊपर से वो स्मूथ दिखाई पड़ सकता है, मगर अगर आप उसे एडिटिंग मोड में जाके जूम करके देखेंगे तो ऐसा निकलेगा। तो जनरली जहाँ रोड पे जहाँ कर्वेचर है वहाँ पर आप ज़्यादा टिक 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 डालेंगे, वर्टेक्स डालेंगे, और जहाँ पर आपका सीधी स्ट्रेट लाइंस है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वर्टेक्स डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप 1 किलोमीटर के बाद भी एक वर्टेक्स डाल सकते हैं, अगर पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कहीं पर भी कर्वेचर वगैरह नहीं है। यही पॉलीगन में ध्यान रखना होता है। ये और एक रिप्रेजेंटेशन है रास्टर वेक्टर का। तो जैसे अब वेक्टर हमने बनाया तो एक वर्टेक्स डाला, फिर सेगमेंट करके दूसरा वर्टेक्स हो गया, तीसरा वर्टेक्स हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, फिर एक वर्टेक्स ये हो गया, इन दोनों को बनाया, इस वर्टेक्स ये वर्टेक्स के बीच में सेगमेंट, ऐसे रिप्रेजेंट किया कुर्सी को। मगर वही कुर्सी अगर आपके सेटेलाइट इमेज से उस कुर्सी का रिजोल्यूशन के बराबर सेटेलाइट इमेज नहीं होती है, अगर फ़ोटो खींचें आप कुर्सी का और उसे जूम करें, तो उसमें ग्रिड टाइप का मॉडल निकलेगा और उसका कलर आपको जो उसके पाए का कलर होगा डिपेंड करता है आपके फ़ोटो के रिजोल्यूशन के ऊपर। तो आपके एक पाई में 100 पिक्सल भी विड्थ हो सकती है, और अगर आपका रिजोल्यूशन वीक है तो कुर्सी के एक पाई में आपके 2 पिक्सल ही समा रहे हो। तो ऐसे ये इसका कुर्सी का एक रास्टर रिप्रेजेंटेशन है, ये कुर्सी का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। और इसी तरीके से आपको यदि एक ये रियल वर्ल्ड का फोटो है, जैसे मान लीजिए टोपो शीट है या खसरा मैप है या सेटेलाइट इमेज है, इसमें आपको अपना वेक्टर फॉर्म में अगर देखना दिखाना है तो इसके जो पॉइंट्स हैं
इनको अब मार्किंग करके और पॉलीगन लाइन और पॉइंट बना करके इस तरीके से अपना एक आप मैप उसमें से तैयार कर सकते हैं, उसको बेस मानते हुए। मगर इसी को ही अगर आप जूम करके देखेंगे एज इट इज इसी फॉर्म में रियल वर्ल्ड की जो पिक्चर जो होगी, तो आपको जैसे रिवर के पिक्सल ये दिखेंगे, मे बी द ब्लैक, और ट्री के पिक्सल ऐसे दिखेंगे, ऐसे हट का पिक्सल यदि यहाँ पे दिखेगा, ऐसे ट्री के पिक्सल दिखेंगे, हट का पिक्सल दिखेगा ऐसे। अब ये रिजोल्यूशन थोड़ा कोर्स रिजोल्यूशन बोलेंगे इसको, मगर यदि इसका रिजोल्यूशन अच्छा हुआ तो हट के अंदर ही आपके सैकड़ों पिक्सल हो सकते हैं, और रिवर की चौड़ाई के अंदर आपको 100, 150, 500 पिक्सल भी चौड़ाई में मिलते चल सकते हैं। ट्री के नीचे भी आपके ट्री के नीचे ही कम से कम 50-100 पिक्सल हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कि आपका पिक्सल का साइज फोटो खींचते समय क्या रहा। बेसिकली अगेन वही रास्टर वेक्टर, हमारा मेन पर्पज है कि अच्छे से हमको रास्टर वेक्टर समझ में आ जाए। तो रास्टर का लेयर टाइप हुआ इमेज और पिक्चर टाइप, ग्रिड फॉर्मेट में, मेड फ्रॉम पिक्सल या ग्रिड से। और इधर वेक्टर में जो लेयर टाइप है वो पॉइंट लाइन पॉलीगन, इट इज मेड फ्रॉम वर्टेक्स, वर्टिसेस, ओके। वर्टिसेस इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्टेक्स। इसके रास्टर के फॉर्मेट आपके डे टू डे लाइफ में काम आते रहे हैं, आप सभी इससे वाकिफ हैं। मेनली जो मोटे मोटे फॉर्मेट हैं वो जेपीजी है, टिफ है, इमेज है, पीएनजी है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम आगे देखेंगे, क्योंकि आज का मेन जो टाइटल है वो इसके अराउंड ही है, इसके अराउंड और इन दोनों के अराउंड। फॉर्मेट जो वेक्टर के हैं, शेप है डॉट एस एच पी, की होल मार्कअप लैंग्वेज, की होल मार्कअप जिप्ड लैंग्वेज, KML, KMZ, डॉट GPX, इसको इसका पूरा नाम है GPS ई एक्सचेंज फॉर्मेट, और इसका नाम है की होल मार्कअप लैंग्वेज, की होल मार्कअप जिप्ड लैंग्वेज। और डॉट एस एच पी को फुल फॉर्म में बोलते हैं ESRI शेप फाइल, क्योंकि ESRI ये कंपनी है, इनिशियली उन्होंने बनाया। तो ये फॉर्मेट कहीं ना कहीं लोगों ने बनाए, कंपनीज ने बनाए, बाद में इनको पब्लिक कर दिया। ये 3 फॉर्मेट अभी ओपन फॉर्मेट है, इसमें भी PNG, JPG ये भी ओपन फॉर्मेट है, टिफ भी ओपन है, ING वगैरह। आर्क इन्फो, कवरेज और जियो डाटाबेस ये इसरी का अपना करंट फॉर्मेट है, लेटेस्ट फॉर्मेट है, ये ओपन नहीं है। ये केवल आर्क मैप या आर्क इन्फो जो सॉफ्टवेयर्स हैं इसरी के, उनके द्वारा ही इनको खोला जा सकता है। और QGIS में इनको खोलने के लिए कुछ टूल्स हैं, मगर वो काफ़ी मतलब स्पेशलाइज्ड है और बनाए तो हुए हैं, बट सफलता कितनी मिलती है वो एक अलग बात है, क्योंकि बेसिकली वो इसको क्लोज सोर्स ही अपना प्रोप्राइटरी ही अभी रखना चाह रहे हैं, उन्होंने इसको ओपन नहीं किया। तो उन क्लोज सोर्स के लिए आपको स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर चाहिए, जो कि आर्क इन्फो है इस केस में, वो आर्क मैप नया शायद उसका नाम आर्क मैप है, तो उसके उसके ऊपर ही चलेंगे। अगेन इसको लेते हैं छोटा करके, उसमें से लिया रास्टर वेक्टर, ये फॉर्मेट है। ओके, सो नाउ वी कम टू द इंडिविजुअल डाटा फॉर्मेट। तो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड PPT वगैरह इस मामले में नहीं थी, क्योंकि इस तरीके का स्पेशलाइज लेक्चर ऑन द डाटा फॉर्मेट्स ये अभी ही डिज़ाइन किया है। तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में नॉट बी वेरी गुड, मगर अभी भी ठीक है। और ज़्यादातर जो सोर्सेज नीचे लिखे हैं कि वो कहाँ से वो चीज़ ली गई है, जो लिखा हुआ है। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज कोट द सोर्स।
कोई भी ज्ञान है अगर आपने कहीं और से लिया और किसी और को बता रहे तो इसमें कोई हानि नहीं है कि आप बताएं, मगर उसको प्रॉपर क्रेडिट देना चाहिए। तो इसको जेपीईजी भी बोलते हैं और जेपीजी भी बोलते हैं। It is a popular file format used for images and graphics, especially on the internet. मतलब आपको ईमेल वगैरह या वेब पे कहीं अपलोड करना है तो आप ज़्यादातर जेपीजी इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा हल्का फॉर्मेट है। It was created by the Joint Photographic Expert Group. It is maybe some international expert group, JPEG, and uses a compression algorithm, उसको पिक्चर को दबाने का, साइज छोटा करने का एल्गोरिथम, that reduces sections of an image into blocks of pixels. कई सारे पिक्सल्स की ग्रुपिंग करके उनको ब्लॉक्स बना के it's able to compress up to the ratio of 10:1 without any noticeable degradation in the picture depending on your settings. This alone is one of the main reasons why JPG has become the de facto standard of the images on the internet. वेब, ईमेल और इंटरनेट पे जो इमेजेस वगैरह हैं उनके लिए स्टैंडर्ड है एक तरीके का कि जो इमेजेस हैं उनको जेपीजी में कन्वर्ट कर लिया जाता है और उनको अपलोड किया जाता है। लाइट रहती है, बहुत हल्के वेट की होती हैं, उनके साइज वगैरह हल्के रहते हैं और बहुत सूटेबल फाइल फॉर्मेट है। Again is the TIFF, that is called tagged image file format. This is best suited for the images, analysis of the images. So just I will take 1 minute pause. Sir, how are you? About 2:30 to 4 है sir every day. हाँ क्लास में हो सर। हाँ श्योर श्योर, जरूर जरूर। अभी इसको पॉज करके मैंने फिर आपका फ़ोन उठाया सर। ओके थैंक यू, सॉरी फॉर द interruption. TIFF is best for any bitmap image that you intend to edit. You want to do some mosaiking, clipping, or other kind of analysis, or what kind of Photoshop analysis and all. TIFF files does not compress to make for smaller files. वो जैसी हैं ऐसे ही रखना उनका सही है, compress नहीं करना चाहिए ज़्यादा TIFF को, because they are meant to preserve quality. They are not meant to upload somewhere something original काम उसमें करने के लिए बनते हैं। They offer options to use tags, layers, and transparency are compatible with photo manipulation programs like Photoshop. If you are looking for a small file or a web-friendly format, TIFF is not recommended. Check your echo. Is it okay now? Please give me a little comment. राजेश खत्री जी, थोड़ा इको में कुछ फायदा हुआ क्या? Now also, Naresh, Naresh, it is okay now? Just tell me once more. Okay. Still the problem is persisting. Okay, just a minute.
साउंड प्रॉब्लम इज देयर, तो मैं इसको बंद किया थोड़ा, और आपका फैन 10 मिनट नहीं, वो बंद ही रखना, चलेगा? ओके। So please tell me any improvement you are feeling? Any improvement on the in the voice? Okay. So it is the tagged image file format, TIFF. It is told. Okay, thank you. Uh, so they are more suitable for Photoshop and GIS operations also. If you are looking for a small file or web-friendly format, TIFF is not recommended. But if you plan to edit digital image in a working storage format, like in GIS environment, consider TIFF your go-to. That is why GeoTIFF, मतलब अगर आप GIS एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं और उस पर जोग्राफिक इंफॉर्मेशन है तो जियो रेफरेंस्ड है तो वो GeoTIFF हो जाएगा. तो GeoTIFF इज द मोस्ट liked and mostly used फॉर्मेट इन द QGIS. QGIS में बहुत सारे ऑपरेशन तो आपको जो आउटपुट देते हैं वो GeoTIFF में ही देते हैं. आप उसमें ढूंढते रहेंगे कि कहीं JPG मिले या वो है, मगर वो दे आर गिविंग, they may take input as JPG, they may take input as the GeoPDF or maybe the other kind of things, मगर output will be compulsorily as the TIFF. The TIFF is the most liked format in the GIS working. So GeoTIFF files save projection information along with the image. ये raster की बात हो रही है सारी. PNG file, it is also in open format, and I like this very much for non-GIS works. It is little bit better than JPG, and it is better than JPG in many aspects, but its quality is very good. It is preserving quality, and size is also less. And all the softwares which are supporting JPG, they are supporting PNG also. To choose PNG when you need a small file that maintains its original quality. PNG file supports millions of colors plus varying degree of transparency, so they are perfect for graphic image files like logo, charts and infographics. PNGs maintain their original quality when compressed. It is a very good feature. When you need to make a PNG smaller, it will look as clear as the original file. Note that PNGs are typically larger files than JPG and GIF. That is the only weakness. But if you are not uploading these on the net or maybe emails or maybe where the size of the file is not a limitation, size of the memory drive is not the limitation, you may go for PNG in your day-to-day image operation in replacement of the JPG. So this is my common practice. And the larger the file size, the longer it takes to load on the web. That is a very apparent dialogue. तो ये तो सीधी सी बात है कि अगर उसका साइज बड़ा होगा तो total 33 candidates. Now we come to the vector data formats. In raster we have discussed majorly three formats: JPG, TIFF and PNG. So generally your data input may be in the JPG, मगर other format में भी है तो वो GIS में आ जाएगा. कुछ एक आधी फॉर्मेट छोड़ता है, बाकी ज़्यादातर फॉर्मेट्स को इनपुट में ले लेता है. For the processing and for output, it is using internally better using with the TIFF. So if you want to do some analysis, georeferencing is not a basic analysis. For georeferencing, you take the picture in the JPG, क्योंकि जब वो georeference होती है तो और भारी हो जाती है वो रीसैम्पलिंग से और उनसे. तो जियो रेफरेंसिंग के लिए बेहतर है कि आप JPG लेके आएँ थोड़ी हल्की, मगर इतनी हल्की नहीं कि उसका पिक्सल रिजोल्यूशन इतना ख़राब हो जाए कि अगर आप
टोपोशीट को जूम करें तो फिर उसका पिक्सल जल्दी फट जाए। तो 300 dpi पे जनरली आप जेपीजी में स्कैन करा सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, देयर आर ऑप्शंस इन द एट द स्कैनिंग टाइम, और उसमें आप बोल सकते हैं, स्कैनर को बता सकते हैं कि डॉट पर इंच डीपीआई। तो 300 dpi इज द जनरल साइज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर, जिसमें आपको काफ़ी जूम करने पर भी पिक्सल ज़्यादा फटता नहीं है, फीचर दिखाई पड़ता है नीचे। तो 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi, उसका ज़्यादा कोई मीनिंग नहीं है। तो 300 dpi पे लेके आ सकते हैं, किसी भी इमेज को आप जियो रेफरेंस कर सकते हैं, उसका फाइल साइज करीब बड़ा हो जाएगा उसमें बनने के बाद। मगर आप इमेज एनालिसिस करना चाहते हैं, वाटरशेड एनालिसिस या 3D टेरेन एनालिसिस या कुछ काइंड ऑफ शुड से land use, land cover analysis, classifications, then it is better to have the remote sensing based analysis, to have the image in the format of TIFF. एंड PNG आप अपने डे टू डे डेस्कटॉप जीवन में आप JPG की जगह PNG में काम कर सकते हैं। ये मेजर हैं, बाकी तो बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। वेक्टर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो a shapefile is a simple non-topological format for storing the geometric location. शेप फाइल जैसे वहाँ पे टिफ इम्पोर्टेंट है रास्टर में, ऐसे शेप आपके QGIS और GIS ऑपरेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको समझना यूँ जरूरी है क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज करेगी आपको, और इसको देखना दिखाना जरूरी है। क्यों कंफ्यूज करेगी आगे समझ में आएगा। ए शेप फाइल इज ए सिंपल नॉन टोपोलॉजिकल फॉर्मेट, इसमें ज़्यादा टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन नहीं होती बनस्पत जो वैसे प्रोप्राइटरी फॉर्मेट हैं, अच्छे फॉर्मेट्स हैं। साइज लिमिट भी रहती है शेप फाइल में, एक शेप फाइल में लगभग हम 2 GB तक डाटा रख सकते हैं, भाई मैं भी रहूँ। उससे ज़्यादा में फिर आपको और जो डाटा मॉडल्स हैं उनमें जाना पड़ेगा, और बहुत सारे ओपन सोर्स डाटा फॉर्मेट्स भी हैं, और उनको आप काम में ले सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा अगर आपका डाटा है वेब पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर आपको पोस्ट जेआरई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल और उन वेब प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेकर के आपको उसको उसमें अंदर करना पड़ता है, और उसके जो सिंटैक्स डिज़ाइन वगैरह है वो टोटली चेंज हो जाते हैं। उसमें आप बहुत बड़ी मेमोरी तक भी डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं। अगर हमारा कोई भी 2 GB या 1 GB तक का भी डाटा जो होता है, तो उसमें अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका पूरे देश की बाउंड्री समा सकती है, ऐसे कुछ। मतलब वेक्टर डाटा बहुत हल्का होता है। तो नॉन टोपोलॉजिकल फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग द ज्योमेट्रिक लोकेशन एंड एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन, एक एट्रीब्यूट टेबल और एक उसका पिक्चर फोटो, उसका जो पॉलीगन लाइन पॉइंट्स आपस में टाइटली कनेक्टेड रहेंगे। Geographic features in a shapefile can be represented by point line और polygon areas। अगर एक लेयर में एक ही काइंड का फीचर होगा, पॉइंट की लेयर है तो उसमें पॉइंट ही होंगे, लाइन की लेयर है तो लाइन ही होंगे, पॉलीगन की लेयर है तो पॉलीगन होंगे। The workspace containing shapefiles may also contain dbase tables। जो उसका जो मेन जो फाइल बनती है उसके अंदर एक और सब फाइल होती है, वो dbase फॉर्मेट है एक, उसमें टेबल में रहती है और उसमें उसका जो एट्रीब्यूट डाटा होता है वो उसमें रहता है, which can store additional attributes that can be joined to a shapefile feature। तो shapefile के एक एट्रीब्यूट तो ये हुआ कि हर एक वर्टेक्स के लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, उसका सेगमेंट का कनेक्शन क्या है, उसके डायरेक्शन कैसे चली फ्रॉम नोड टू नोड, और वो दूसरे पॉलीगन से कनेक्टेड है तो उसका उसके साथ में रिलेशनशिप क्या है। ये सारी सूचनाएं तो गोपनीय फाइल के अंदर दबी रहती हैं, इनको आप देख नहीं पाते हैं। एक एट्रीब्यूट तो इस टाइप के हुए। दूसरे ये हुए कि वो पॉलीगन है तो उसका एरिया कितना है, उसका पानी कितना है, उसका
जानवरों के पीने के काम में आ रहा है या इंसानों के काम में आ रहा है या वाटर बॉडी है, तो पीने लायक हैवी है कि नहीं है, टोटल सरफेस एरिया कितना है, ये आप उसको देते हैं। यूजर बेस्ड, यूजर जो ड्रिवन या यूजर जो गिवन है, तो वो एट्रीब्यूट टेबल बोली जाती है। तो वो उससे दैट कैन बी जॉइन टू ए सेव फाइल फीचर, मगर वो स्टोर रहता है डीबीएस के फॉर्मेट में, डॉट डीबीएफ फॉर्मेट में। इसमें डॉट डीबीएफ सेव फाइल के अंदर ही, थोड़ा सा उसके अंदर आगे आएगा कि 3 4 5 10 फाइल का एक बंच होता है सेव फाइल। तो डॉट डीबीएफ फाइल में आपका रहेगा डीबीएस फॉर्मेट में उसका एट्रीब्यूट टेबल का डाटा जुड़ा रहेगा वो सेव फाइल के साथ ही। तो उसको डीबीएस फाइल को आप सीधा अलग से भी एक्सेल में भी खोल सकते हैं। एक्सेल एस सपोर्ट, एक्सेल नॉट एक्सेल एस, एक्सेल सपोर्ट डॉट डीबीएफ फॉर्मेट। तो आप अपने सेव फाइल में जो डॉट डीबीएफ फाइल है उसको ले जाके सीधा आप डाटा को एक्सेल में भी खोल सकते हैं। ओके, सो ये उसका सेव फाइल का एक छोटी सी बात है, आगे और बात करेंगे। इट इज डेवलप्ड एंड रेगुलेटेड बाय ईएसआरआई कंपनी। ओके, ये दुनिया की मतलब सबसे बड़ी कॉमर्शियल जीआईएस कंपनी है। और जब ओपन सोर्स ने थोड़ा इसको कमजोर किया है, नहीं तो ये सर्वत्र जो है एक छत्र इसका जीआईएस के संसार पे राज रहा है और कॉमर्शियल फील्ड में अभी भी है। तो इसको इसका फॉर्मेट था ये, बाद में इसने ओपन स्पेसिफिकेशन में डाल के और इसको इंटर ऑपरेबल बना दिया अदर जीआईएस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए भी, ओरिजिनली डेवलप्ड बाय ईएसआरआई। थोड़ी सी वेक्टर डाटा की जो सेव फाइल की अदर बातें हैं वो ये है कि द फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स, जो मैं कह रहा था डॉट डीबीएफ और ये सब, विद इन ए कॉमन फाइल नेम प्रीफिक्स। प्रीफिक्स माने पहले, सफिक्स माने बाद में। तो एक्सटेंशंस तो सारे सफिक्स हैं, डॉट डीबीएफ, डॉट एस एच एक्स, डॉट एस एच पी, डॉट एस बी एन, ये तो एक तरीके से उसके एक्रोनिम हुए फाइल फॉर्मेट के लिए, एक्सटेंशंस हुए, ये सफिक्स में लगेंगे। और जो प्रीफिक्स रहेगा वो कॉमन रहेगा उस फाइल के लिए, कॉमन फाइल नेम प्रीफिक्स। यू आर सीइंग हियर, the format consists of a collection of files with a common file name prefix stored in the same directory। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसमें से एक फाइल को लेकर के सी में डाल दें और एक को लेकर के डी में डाल दें, 5 फाइलें उसके अंदर बंडल में, और उस पर काम कर लें, वो नहीं होगा। तो डाटा की डीबीएफ आपने इधर उधर डाल दी तो डाटा मिसिंग हो जाएगा, और कोई डाल दी तो वो आपस में समझ नहीं पाएगा रिलेशनशिप को, इंटर रिलेशनशिप को। एक ही फोल्डर में वो सारी फाइलें, वो जब से फाइल बनती है तो एक ही फोल्डर में रहती है। और आप किसी को सेव फाइल यदि ईमेल करेंगे तो उसकी जो सब फाइल्स हैं जितनी भी, वो सब आपको एक साथ ईमेल करनी पड़ेंगी, या तो जिप बना के या कैसे भी। तो सफिक्स प्रीफिक्स जो उसका है वो कॉमन रहेगा। जैसे आपने आप फाइल बनाई वाटर होल्स, आपने वाटर होल्स मार्क करे और उसकी एक सेव फाइल बनाई, तो वो अंदर आप अगर फोल्डर में जाके देखेंगे तो वाटर होल्स तो कॉमन रहेगा और उसके अंदर फाइलें आपको दिखेंगी, वाटर होल्स डॉट एस एच पी, वाटर होल्स डॉट एस एच एक्स, वाटर होल्स डॉट डी बी एफ, वाटर होल्स डॉट एस डी एन, ऐसे करके 5 6 फाइल दिखेंगी। वो सब उनके बंडल से मिला के एक सेव फाइल बनती है। तो अगर आप सेव फाइल्स पे ज़्यादा काम कर रहे हैं तो बेहतर यह है कि आप सब फोल्डर बना के सेव फाइल्स को उसमें डाल के रखें, क्योंकि अगर आप फोल्डर में देखेंगे
तो वो बहुत सारी फाइलें ज़्यादा दिखेंगी आपको, तो आपको लगेगा मैंने तो एक ही फाइल बनाई थी, इतनी कैसे दिख रही है। तो उसका थोड़ा सा ये एक डिसएडवांटेज कहिए या डाटा के कोहेजन या कंसिस्टेंसी के हिसाब से एडवांटेज कह लीजिए, इट इज़ देयर। तो फाइल नेम्स के एक्सटेंशन तो रहेंगे एस एच पी, एस एच एक्स, डी बी एफ की तरह से, और आपका जो प्रीफिक्स रहेगा वो वाटर होल्स या रोड्स या कचरा बाउंड्रीज या जो भी रहेगा वो कॉमन रहेगा, और ये उसके टुकड़े हो जाएंगे इंटरनली। द एक्चुअल सेव फाइल रिलेट्स स्पेसिफिकली टू द डॉट एस एच पी फाइल। जो उसकी प्राइम फाइल है वो है डॉट एस एच पी, जो जो उसका मेन है वही है, और इसके साथ बाकी फाइलें कनेक्शन में रहेंगी, वो उसको एडिशनल चीज़ें देंगी और उसके कनेक्शन रहेंगे रो टू रो, या जो भी उसके फील्ड या उसके जो कीज हैं वो उनकी आपस में कनेक्टेड रहेंगे, तो वो टाइटली एसोसिएटेड रहते हैं। अलग अलग फाइलें हैं मगर उनका आपस में एक संबंध है, इसलिए वो एक साथ जाती है, एक साथ आती हैं, एक ही फोल्डर में रहती है। उसमें अलग अलग काइंड की इंफॉर्मेशन संरक्षित रहती है, मगर वो जो बेस फाइल है उसकी डॉट एस एच पी एक्सटेंशन वाली, उसमें उसका कनेक्शन रहता है। तो अगर QGIS एनवायरनमेंट में आपको अगर 5 फाइलें दिख रही हैं, तो अगर उसमें से आप खाली डॉट एस एच पी फाइल को भी क्लिक करके ओपन कर दोगे तो भी वो फाइल खुल जाएगी, और अगर आप फिल्टर डाल के डॉट एस एच पी ले लेते हैं तो पांचों फाइल की एक ही फाइल दिखेगी, तो भी आप उसे सेलेक्ट करते हैं तो भी वो सिंगल फाइल खुल जाएगी। ये मैं आपको हो सका तो लाइव करके दिखाऊंगा सॉफ्टवेयर के ऊपर। But the alone is incomplete for distribution as the other supporting files are required. ये अकेली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनकम्प्लीट है, तो अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो है तो पूरी के ऊपर ही काम होगा, जिप करके भेजिए किसी को, तो ये दिखती अलग है मगर है एक ही। The actual save file relates specifically to the .shp file, but alone is incomplete for distribution as the other supporting files are required. So इसकी जो 3 एक्सटेंशन तो कंपल्सरीली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर वो 3 में से एक भी मिसिंग है तो वो GIS के काम की नहीं है फाइल। वो 3 एक्सटेंशन है .shp, .shx, .dbf। .dbf में आपकी एट्रीब्यूट टेबल रहेगी, SHX में उसके टोपोलॉजिकल कनेक्शंस या जो भी इसके आर्क कनेक्शंस वगैरह रहेंगे, और SHP इज द बेस फाइल, ये तो रहनी रहनी है। ये 3 में से एक भी मिसिंग है तो आप उसे नहीं खोल पाएंगे, और अगर मिसिंग है तो कुछ फर्क पड़ेगा मगर फाइल फिर भी खुल जाएगी, आपका पूरा डाटा मिस नहीं होगा। अदर फाइल डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ फाइल और आपके वर्क पैटर्न पे, दे में बी दिस। तो अगर एक सेव फाइल के साथ में ये इतनी सब फाइल बन सकती हैं, 3, 6, 3, 9, 3 6 12, 3 5 15, मगर जरूरी नहीं वो 15 बने, वो उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है, आपको उसमें झांकने की जरूरत नहीं है, मगर 3 फाइल आपकी जरूर वहीं रहनी चाहिए। कहीं ऐसा हो कि आप DBF को उठा के कहीं और डाल दें, SHX को कहीं उठा के डाल दें, और बाकी किसी को भी नहीं डालना आपको, जो भी उसकी सब फाइल्स हैं वो आपकी वहीं रहनी है, ऑटोमेटिकली वो बनेंगी, आप तो बनाते नहीं उनको, सिस्टम बनाता है, तो आप उस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ ना करें, बस ये ध्यान रखें कि मेरी फाइल कहाँ सेव हो रही है, और उसमें एक सब फोल्डर बना के वहाँ सेव करें सेव फाइल्स को, तो आपके पास वो सेव फाइल का जो झुंड है वो एक जगह पे अलग रहता है। 3 एक्सटेंशन आपको रहने चाहिए। अगर वो आपकी फाइल प्रोजेक्शन के साथ में है, जैसे आप ऑटोकैड से इंपोर्ट किया तो वो प्रोजेक्शन के साथ नहीं आई, तो उसमें PRG एक्सटेंशन नहीं होगा, मगर आपने उसको फिर स्पेशल एडजस्टमेंट करके उसे जियो रेफरेंस कर दिया वेक्टर फाइल को, वो एक थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड वो है, और उसको QGIS में कुछ प्लगइन्स हैं वेक्टर को जियो रेफरेंस करने के, मगर उतना प्रॉपरली मैं काम में नहीं ले पाया हूँ। ग्रास वगैरह में भी है, मगर एक अच्छा टूल आर्क मैप में है स्पेशल एडजस्टमेंट, उसके वो
आठ चार 3-4 लाख रुपए शायद ले लेते हैं। वहाँ पे हर चीज़ का एक पैकेज है और उसके हर चीज़ के अलग अलग दाम है। अब वो केवल एक ही फंक्शन नहीं होता, उसमें और भी फंक्शन होते हैं स्पेशल एनालिस्ट में। तो उसमें वेक्टर का प्रोजेक्शन कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्शन पैरामीटर आ गए तो एक फाइल और बन जाएगी डॉट पीआरजे। ऐसे और उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर और सूचना के ताकत के ऊपर और चीज़ें बन सकती हैं। बट ये आपका कोई चिंता करने की बात नहीं है, ये केवल इतना समझाने के लिए कि एक शेप फाइल जब बनाते हैं तो उसके साथ बहुत सारी सब फाइल्स बनती हैं, 3 इंपॉर्टेंट होती हैं, वो एक साथ रहनी चाहिए, एक साथ ही कहीं जानी चाहिए और एक साथ ही आनी चाहिए। ये बात समझने की। सो इसका मैं एक नज़ारा भी करा देता हूँ आपको शेप फाइल के खोलने का। तो उसमें फोल्डर में कैसे दिखेंगी और QGIS में कैसे दिखेंगी, और उसको फिल्टर ले लेंगे तो एक ही कैसे बन जाएगी वो, और ओपन कैसे होगी। मैं अपना डेस्कटॉप शेयर कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। देखिए इसमें एक मैं लेयर ऐड वेक्टर लेयर मैंने यहाँ से ऐड किया। तो डेस्कटॉप में जैसे होंगे, मैंने देखिए सेव फाइल्स को सबको एक ही फोल्डर बना के एक फोल्डर में डाल रखा है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं बिल्डिंग्स को देखता हूँ, तो अब देखिए फाइल तो थी है वो एक ही, मगर उसके अगर मैं फोल्डर में देखता हूँ तो ये कितनी दिखी, 1 2 3 4 5 6, और इसके देखिए एक्सटेंशन यहाँ भी दिखेंगे। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये SHX, SHP और DBF को आप चाहें तो फोल्डर से सीधे आप उसमें एक्सेल में भी खोल सकते हैं। तो बाकी टोटल इसने 6 बनाए, क्योंकि ये प्रोजेक्टेड है GIS एनवायरनमेंट में, तो PRJ भी बनेगी। इसको आप नोटपैड में भी खोल सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रोजेक्शन पैरामीटर क्या है। तो 1 2 3 4 5 6 SHX, SHP, QPJ, PRJ, DBF, CPG। प्रीफिक्स सेम रहेगा बिल्डिंग्स, और सफिक्स बदलता जाएगा। ओके, तो सफिक्स लग जाएंगे एक्सटेंशन उसके हिसाब से। तो अगर मैं इसमें से, अगर मैंने यहाँ पे फिल्टर ले रखा है ऑल फाइल्स, ऑल फाइल्स में मेरे को ये हर फाइल के सब फाइल्स भी दिखेंगी खोल के। तो अगर मेरे को ऑल फाइल्स रखते हुए ही अगर कोई भी SHP फाइल ओपन करनी है तो मैं ये वाली करूँगा, बिल्डिंग्स के लिए ये वाली, क्योंकि ये मेन फाइल है। कंटूर्स के लिए ये वाली, और NIRD/PR बाउंड्री के लिए ये वाली। अगर मेरे पास एक और ऑप्शन है ये वाली वो वाली करने के बजाय, हिस्ट्री सेव फाइल अगर मैं यहाँ से फिल्टर में ले लेता हूँ तो मेरी सारी फाइलें सिकुड़ के क्लब होके वो एक फाइल ही में दिखने लग जाती है। ये अभी भी 6 फाइल है, एक एक की 6 6 है ये, मगर वो एक दिख रही है, सिंगल दिख रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया हिस्ट्री सेव फाइल, तो उसने उसको उसका एक बंडल करके एक दिखा दिया। ये सिंप्लिसिटी के लिए है। अगर इसी को अगर आप ऑल फाइल्स कर देंगे तो ये ऑल फाइल दिखेगा। तो मैंने बिल्डिंग ली, यहाँ से ऑल फाइल्स करके मैं खाली शेप लेनी पड़ेगी मेरे को, किसी और को खोलूंगा तो नहीं खुलेगी, इसी से खुलेगी। ओपन करता हूँ, ऐड किया, क्लोज। तो ये देखिए NIRD की बिल्डिंग्स है QGIS एनवायरनमेंट में। मगर यदि मैं उसको फिल्टर लगा के खोलूंगा तो अभी बिल्डिंग्स के बजाय कोई और डाटा ले लेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पर ऑल फाइल्स की जगह कर देता हूँ इसरी सेव फाइल, तो जैसे आपने कंटूर्स ले लिए NIRD के, ओपन किया, ऐड, क्लोज।
तो मैंने उसको क्लब कर दिया था, क्लब किया था नहीं किया था, फिल्टर ले लिया था यहाँ पर। हाँ, अब मैं कोई भी एक ही फाइल सेलेक्ट करूंगा और उसमें मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, एस एच पी, एस बी, एस एच एक्स, बिकॉज मेरे को ओनली एस एच पी दिखेगी अब, बाकी फाइलें नहीं दिखेंगी क्योंकि मैंने फिल्टर लगा दिया। तो अभी मेरी वो एस एच पी ढूंढने की चिंता नहीं है, मैं एस एच पी की जगह डी बी एफ पकड़ लूँ, डी बी एफ की जगह एस एच एक्स पकड़ लूँ, वो झंझट अभी नहीं है। तो उसने वो छः छः फाइलों में से छांट के जो डॉट एस एच पी फाइल है उसी को ही दिखा रहा है अभी उसमें से। तो मेरे पास एक ऑप्शन हो जाता है ना। तो जैसे रोड्स लिया, ओपन किया, ऐड कर दिया, तो ये अपने पास में रोड ऐड हो जाती है, क्योंकि वो कलर में कलर मिल रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो एक ही है। तो इसी तरीके से मैं लास्ट फाइल इसमें एक बार और ले लेता हूँ फिल्टर हटा के। तो यहाँ पर ऑल फाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, तो एन आई आर डी पी आर बाउंड्री ले लेते हैं। तो बाउंड्री की 6 फाइल है, उसमें से मैं लूँगा एस एच पी, ये वाली। कई बार गलती से यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपने कुछ और सेलेक्ट कर लिया तो ये एस एच पी नहीं दिखे, तो आप यहाँ देखेंगे फिर टाइप में, ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो फिर यहाँ टाइप में देखेंगे एस एच पी, वहाँ से खोलेंगे, ऐड, क्लोज, तो नीचे कर लिया, तो ये हो गया। रोड को थोड़ा कलर वलर दे देंगे, तो जनरल जो रोड के स्टाइल में से कोई सी भी एक स्टाइल लेकर के, ये रोड दिखने लगी। ये हुआ आपका उसका इनिंग। अभी आपको पूरा स्क्रीन भी दिख रहा है या केवल ये आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है? समवन प्लीज टेल इन द चैट। सो क्वेश्चंस आपके हों तो आप एक क्वेश्चन सेशन में डालिए, ये जो है ना चैट में मत डालिए। जैसे आपका ये क्वेश्चन, हाँ, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट ले रखा है तो ओनली प्रेजेंटेशन आना चाहिए। आपको मेरा पूरा एव्यू वगैरह कंप्लीट दिख रहा है क्या? ना, वीडियो इज ओके एंड पीपीटी इज आल्सो ओके, बट माय अदर टूल्स, इको, टेस्ट, रिफ्रेश, रिकॉर्ड, वाइट बोर्ड, वीडियो शेयरिंग और फोन का निशान, ये सब दिख रहे हैं सर? ओके। So it means I cannot. It is showing that when I am in a desktop sharing mode, my full desktop will be visible. अच्छा. Okay. So it means we can visualize document and other things in the full screen mode. So that is the additional feature. I was not aware of this review. Anyways, I will see it later. तो अभी मैं डेस्कटॉप शेयरिंग हटा देता हूँ, और अभी बताइए, अभी आपको ओनली प्रेजेंटेशन दिख रहा है पूरा डेस्कटॉप? प्लीज टेल इन द डेस्कटॉप फुल स्क्रीन, स्टिल फुल स्क्रीन, ओनली प्रेजेंटेशन और माय फुल स्क्रीन? presentation only. It means now desktop sharing is off. Presentation with my video, it's okay. Okay. Thank you. So please put your questions in the question section, and we will take this question part later after the completion of the session. But you should not forget your question, so you please type it immediately in the question section.
Okay, that is the benefit of the question section. And chat for the general things. वो आवाज नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है, like that, or something related to voice and audio, video, or some other quality aspects or anything. Okay, so the second important open data format in GIS is the keyhole markup language. Shape file आपको समझ में आ गया होगा, I hope. और अगर उसके ऊपर कोई और क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन सेक्शन में डाल सकते हैं. We will see it later. So second option is keyhole markup language. It was originally designed by developed by the Keyhole company, which was taken over later by Google in 2004, I think. So it is written also. It was created by Keyhole Incorporation, which was acquired by Google in the 2004. KML became an international standard of the Open Geospatial Consortium. OGC एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल जीआईएस के फॉर्मेट्स, ओपन फॉर्मेट्स का ध्यान रखती है, उनको उनको बांटती है प्रॉपरली, सबको सजेस्ट करती है, उसकी गाइडलाइन जारी करती है, ताकि सॉफ्टवेयर बनाने वाले भटक ना जाएं और विभिन्न प्रकार के ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट ना बना लें जो कहीं खुले नहीं, कहीं दिखे नहीं, और उसके लिए वही सॉफ्टवेयर चाहिए, ऐसी कंडीशन ना बने. तो जो इंटर ऑपरेबल जो जीआईएस के सॉफ्टवेयर हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए और सबको ये एडवाइस देने के लिए वो उसमें, तो ओजीसी कंसोर्टियम का, ओजीसी का ये एक अहम पार्ट है केएमएल फॉर्मेट. और भी है जैसे शायद एक्सएमएल और अदर फॉर्मेट्स में जो कि वेब पे एमआईएस के डाटा के लिए होते हैं ज़्यादातर. और एक जीएमएल भी होता है, ज्योग्राफिक मार्कअप लैंग्वेज, जो जीआईएस डाटा को वेब पे अपलोड करने के लिए ज़्यादा यूजफुल है. ये आपस में भी इनका कुछ कनेक्शन बना के रख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं. तो वेब पे अगर डालना है तो वो पहले उसमें कन्वर्ट होगा फिर जाएगा. So KML is a file format used to display geographic data in an Earth browser such as Google Earth. So mostly it is more suited for the Google Earth. KML uses a tag-based structure with nested elements and attributes and is based on the XML standards. All tags are case sensitive. तो एक तरीके से ये नोटपैड में इस फाइल को खोल करके आप इसके टैग्स वगैरह और उन सबको चेक करके अपने खुद भी फाइल बना सकते हैं और उसको आप देख सकते हैं कि फाइल कैसी है. तो ये फाइल आप एक तरीके से इसका एक बनाने का तरीका है, उसके गूगल के ट्यूटोरियल्स और गूगल का सपोर्ट प्लेटफॉर्म मौजूद है. तो आप किसी भी KML फाइल को जो कि नेस्टेड एलिमेंट्स उसमें रहते हैं और एक स्ट्रक्चर रहता है, टैग बेस्ड स्ट्रक्चर, तो आप उसको प्रोग्राम उसको लिख भी सकते हैं KML KMZ फाइल को. KMZ is nothing but the zipped format of the KML. KMZ is nothing but the zipped format of the KML. KMZ KML दोनों में डाटा गूगल अर्थ सेव करता है, दोनों के डाटा को गूगल अर्थ व्यू करता है और गूगल मैप भी व्यू करता है. QGIS दोनों डाटा को सपोर्ट करता है खोलने के लिए और थोड़ा बहुत पार्शियल एडिटिंग के लिए भी, KML KMZ दोनों को. और अभी ये ओपन फॉर्मेट है, तो हम एक KMZ को उठा के और देखेंगे कि उसमें क्या होता है एक्चुअली. यहीं पर इसमें डायरेक्ट में एक दो जैसे ग्रीन एरियाज या एक है आपकी ओल्ड सीसी रोड स्कूल रोड्स. जैसे मैंने इसको राइट क्लिक किया और इसको ओपन विद करके इस गूगल अर्थ में तो खोल ही सकते हैं. वन ऑप्शन इज ओपन विद गूगल अर्थ, तो गूगल अर्थ में खोल देंगे तो गूगल अर्थ में ये रोड आपके इस तरीके से खुल जाएंगे इसके अंदर. तो जैसे ये खोली थी वहाँ पे ओपन करेंगे तो ऐसा आपको गूगल अर्थ में ये डाटा रोड का खुल जाता है. परंतु इसी को जब आप ओपन विद करके अगर आप नोटपैड में देखेंगे तो ये KML आपको ऐसी दिखती है. इसमें हर रोड के लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड संग्रहित रहेंगे और उसके कलर स्कीम वगैरह भी संग्रहित रहेगा, नाम संग्रहित रहेगा,
कलर क्या है, रोड के अलग अलग कलर भी हो सकते हैं, और स्टाइल क्या है, पॉलीगन स्टाइल है। तो इनको आप अपने स्तर पे लिख भी सकते हैं ऐसे एडिट करके, मगर अगर कुछ भी सिंटैक्स में गड़बड़ हो गई तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो वो डिस्टरबेंस आपकी फाइल को करप्ट कर सकता है, और आपको फिर इसका स्पेशलिस्ट कोई हो तो फिर वो उसमें बताएगा कि कहाँ गलती हो गई, वो फिर प्रोग्रामिंग में चले जाएंगे। तो इसके साथ छेड़छाड़ ना करें, मैं केवल ये दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। देखिए कितनी बड़ी रोड है, इसमें कितनी लॉन्जिट्यूड लेटीट्यूड है वर्टेक्स के, ये काफ़ी बड़ी रोड है। एक ही रोड बहुत बड़ी है, ये भी एक बड़ी रोड है, ये छोटी सी रोड है, ये छोटी सी रोड है। तो हर एक वर्टेक्स का एक लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड इसमें संग्रहित है, हर एक रोड के पूरे स्कीम संग्रहित है। तो आप इस के एम एल के एम जेड को लिख भी सकते हैं, और उसको फिर नोट पैड के बाद में उसको डॉट के एम एल या डॉट के एम जेड में संग्रहित कर देंगे, तो वो आप बिना गूगल में काम करे आप खुद की एक के एम एल फाइल लिख सकते हैं। ओके, तो ये हुआ आपका के एम एल का आपका तरीका। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, questions we will take later हैं, but you can keep on putting questions in the question section, आप डालते रह सकते हैं। Oh, sorry, I did not see that you are not able to see my software. I am just sharing my desktop. Sorry sorry, I am repeating. तो जैसे अभी एक मेरे पास में के ये आपके KML बने हुए हैं, स्कूल रोड्स, इनको मैं ओपन विद करूँगा, गूगल अर्थ के साथ ओपन करूँगा, तो ये यहाँ पर रोड्स खुल जाएगी और ये डाटा मेरे को दिखने लग जाएगा। ये रोड की फाइल खुद के खुल गई यहाँ पर, और ये वहाँ पर आपको दिखने लग जाएगी। पहली बार जब आएगा तो वो टेम्परेरी फोल्डर में आएगा, ये ऑलरेडी एक रोड उसमें यहाँ पर हम दो सेशन इसके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है गूगल अर्थ के लिए, तो आई विल नॉट गो डीपर इन दिस। टेम्परेरी प्लेस में आ गई ये रोड, और ये लाल कलर की है, और पहले से एक सेब पड़ी है वो पीले कलर की है, सेम रोड है। और ये जो आई है ये वाली है, तो ये इधर आ गई, और इसकी एक एक रोड भी आप अलग से देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आ गई, मगर उसी को आप अगर खोलेंगे नोट पैड के अंदर, राइट क्लिक ओपन विद नोट पैड, तो ये आपको नोट पैड में दिख रही है। तो आप एक एक रोड के ये वर्टेक्स के लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड हैं जोड़े में, तो ये 78 पॉइंट, ये एक कोऑर्डिनेट हुआ 78.39 समथिंग, और 17 पॉइंट ये एक वर्टेक्स हुआ। ये ऐसे रोड के जितने भी वर्टेक्स हैं सीक्वेंस में एक रोड के लिख रहे हैं, और आपके ये एक छोटी सी रोड है, ये छोटी है। इस तरीके से आपको, आप अगर इसमें लैंग्वेज पढ़ना जानते हैं, KML KMZ HTML फॉर्मेट में होगी, आई एम नॉट श्योर, या जो भी इसका कोई और स्क्रिप्ट हो सकती है लैंग्वेज, उसमें अगर आप लिखना जानते हैं तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, और इसको आप चेंज कर सकते हैं, या अपनी नई एक KML KMZ बना सकते हैं। एनीवेज वो आपसे संबंधित नहीं है, क्योंकि ऐसी कार्रवाई आप नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत स्पेशलाइज काम है, और उसके लिए आपको अपने KML KMZ लिखने का आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर ऐसी फाइल को अब मैं काम में लूँगा तो ऑलमोस्ट ये फाइल करप्ट हो चुकी है, इसमें सिंटैक्स एरर बताएगा या उसको खोल नहीं पाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं, ट्रायल एंड एरर मार सकते हैं इसके ऊपर। तो ये उसकी ओरिजिनल फाइल है KML KMZ की, तो ये उसके ओरिजिनल रूप उसका ये है, तो मैं इसको डोंट सेव कर दूंगा, और वैसे उसको आप गूगल अर्थ में इस तरीके से खोल सकते हैं। तो ये आपका हुआ अभी भी हैंग है क्या? अच्छा, हैंग तो वो सॉफ्टवेयर का
थोड़ा सा इधर से जा रहा है सॉफ्टवेयर आपके पास में उड़ता हुआ वेब के ऊपर, तो थोड़ा सा वहाँ पे गिरने में टाइम ले सकता है। तो वो पर्दा जैसे धीरे धीरे गिरता है, ऐसे थोड़ा सा पर्दा आपका धीरे धीरे खुलेगा। मैं थोड़ा तेजी से चल रहा था, उसके लिए सॉरी। ओके, because I was showing my desktop and I should have taken care to reduce the speed. तो ये गूगल का ओरिजिनली फॉर्मेट था, की होल का था, और बाद में गूगल ने उसको टेक ओवर कर लिया और गूगल ने उसको फिर ओपन कर दिया, और अभी ये ओजीसी जो ओपन जियो स्पेशल कंसोर्टियम है उसके पास में है, और वो उसको इसकी देख रेख करता है इस फॉर्मेट। जो अदर फाइल फॉर्मेट है ये है जीपीएक्स। वेक्टर में कितने हुए? शेप, केएमएल एंड जीपीएक्स। केएमएल और जो जीपीएक्स हैं ये दोनों मल्टीपल फीचर्स भी एक ही फाइल में स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि पॉइंट, लाइन, पॉलीगन, तीनों एक ही फाइल में। बट इट इज ऑलवेज गुड टू सेग्रीगेट इन अ डिफरेंट फोल्डर डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स इन इन गूगल अर्थ। जब भी आप गूगल अर्थ में काम करेंगे तो अलग अलग फोल्डर में अलग अलग टाइप के लेयर रखेंगे, ताकि जब वो उन्हें सेव एज करके एक ही लेयर बना करके लेके जाएं तो QGIS वहां पे मना ना कर दे। ये हम कल परसों के सेशन में देखेंगे। तो वो जब आप गूगल अर्थ में काम करेंगे तो आपको एक ही टाइप के फीचर साइड में फोल्डर बना लेंगे, उसको नाम दे देंगे। जैसे कि आप वाटर होल्स मार्क कर रहे हैं, सभी पॉइंट में ले रहे हैं, तो एक वाटर होल्स का फोल्डर बना दें, उसके अंदर सारे वाटर होल्स के पॉइंट आ जाएंगे। फिर उसको आप राइट क्लिक करके सेव एज KML करेंगे तो पूरे वाटर होल्स एक ही फाइल में सेव हो जाएंगे, और उसको QGIS एक ही लेयर में उधर सेव कर देगा। उसमें एक भी अगर पॉलीगन का फीचर या लाइन का फीचर पड़ा होगा तो QGIS उसकी 2 फाइल कर देगा। तो GPX और GPS ई एक्सचेंज फॉर्मेट इसका नाम है, और शॉर्ट में इसको GPX बोलेंगे, और एक्सटेंशन के तौर पे .gpx। It is an XML schema designed as a common GPS data format for software applications. It can be used to describe waypoint tracks and routes. It is mostly suitable for the GPS tracking, GPS data collection, and mobile GPS data collection. The format is open and can be used without the need to pay license fees. तो जैसे आपके गारमिन जो है वो इसी के ऊपर रिलाई करता है, और उसका इसको ही काम में लेता है फॉर्मेट को। मगर ट्रिम्बल का अपना एक अलग फॉर्मेट है जीपीएस का, और वो उस फॉर्मेट से फिर जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए आपको डिवाइस के अंदर ही कन्वर्ट कर देता है। आपको सेव फाइल में चाहिए तो वहीं की वहीं सेव फाइल में कर देगा। .gpx में मैंने देखा है कि इसकी एक लिमिटेशन ये है कि इसमें शायद पॉलीगन फीचर हम डिवाइसेज में कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपका गारमिन जो एडवांस मॉडल का तो मुझे पता नहीं, मगर गारमिन के जो इनिशियल मॉडल हैं they cannot collect the polygon feature, just they can measure the area based on your tracking। और जब आप छोड़ देंगे उसको तो बस एरिया बताएगा, मगर उसका पॉलीगन मार्क नहीं करेगा। और लाइन के ऊपर आप चल रहे हैं और लास्ट से पहली पॉइंट पे दोबारा आ गए, आप मन में उसे पॉलीगन समझ लें, मगर वो पॉलीगन नहीं है, वो लाइन ही बना रहा है। गारमिन में पहले पॉइंट से स्टार्ट करके आप वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो आप मन में ये सोच लें कि पॉलीगन बन गया, मगर वो पॉलीगन नहीं है, वो लाइन ही है। तो आपको ट्रूली पॉलीगन यदि जीपीएस के अंदर ही मार्क करना है तो आप मॉडल के अंदर देख लें कि क्या वो पॉलीगन फीचर को ले सकता है। मेरा जहाँ तक विचार है गारमिन के हैंडल्ड जीपीएस जो है वो पॉलीगन फीचर को ट्रैक नहीं करते हैं, मतलब पहले और आखिरी बिंदु को क्लब करके पॉलीगन नहीं बनाते हैं, मगर ट्रिम्बल के बनाते हैं, और उसके अपने फॉर्मेट्स हैं जो कि एक्सचेंजेबल है, वो फॉर्मेट दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। Other commercial format for GIS data are ISRI, ArcInfo, Coverage, and GeoDatabase. As we are not able to खत्री जी, एरिया कैलकुलेट करना अलग चीज है, मगर एरिया मोबाइल में बना के सेव करना डाटा कलेक्शन एक अलग चीज है। ओके,
तो आप ये देखिए कि जो आपने जो एरिया कैलकुलेशन किया तो फिर उसने उसको पॉलीगन को सेव भी कर लिया क्या कहाँ पे जो आप चले हैं, और उसको आप जीपीएस में से निकाल के उस एरिया को एरिया के ही रूप में क्या आप जीआईएस में लेके आ सकते हैं। अगर ला सकते हैं तो फिर ये अच्छी बात है, इट मीन्स दे आर सपोर्टिंग पॉलीगन फीचर। मगर अगर आप क्यू जीआईएस में जीपीएक्स में काम कर रहे हैं तो मे बी द जीपीएक्स ऑल्सो माइट हैव एनहांस्ड इट्स फॉर्मेट। तो मैं अभी इसको क्रॉस वेरीफाई करूंगा, पॉलीगन बनता है। ओके, काइंडली क्रॉस चेक इट। हाँ, बेस कैंप में जाके हो सकता है वो कुछ फैसिलिटी देंगे, मगर मोबाइल के अंदर आप उस पर चल रहे हैं किसी एरिया पर और उसको पॉलीगन बोल के चले आप, और मोबाइल नहीं हैंडल्ड जीपीएस की भी बात कर रहे हैं अगर गार्मिन ई ट्रैक्स की भी, और उसको एरिया मत बोलिए, उसमें ढूंढिए क्या वो आपको वे पॉइंट रूट के अलावा कहीं पर कोई एरिया फीचर भी है क्या, उसको एरिया नपती मत बोलिए, उसको बोलिए मैं एरिया कलेक्ट कर रहा हूँ। उसके लिए कोई ऑप्शन भी है क्या उसमें? उसमें वे पॉइंट रूट्स ट्रैक हैं मगर कोई पॉलीगन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं है तो वो जब आप चलेंगे उसके ऊपर तो वो पॉलीगन को मार्क नहीं करेगा, लाइन ही मार्क करेगा। या तो वे पॉइंट करेगा दैट इज ए पॉइंट, या रूट करेगा दैट इज ए लाइन, या वो ट्रैक करेगा दैट इज ए लाइन। काइंडली क्रॉस वेरीफाई। सो डाटा के मैनी सोर्सेज हैं, परचेज एक्वायर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसी, सेकेंडरी डाटा बोलते हैं उसको, रास्टर सैटेलाइट डाटा, टोपोशीट, खसरा मैप, सॉइल मैप, वेक्टर। वेक्टर के बहुत सारे सोर्सेज हैं, ड्रेनेज, सेटलमेंट, वाटर बॉडी वगैरह ले सकते हैं, ये टाइप है द सोर्सेज। और परचेज या एक्वायर कर सकते हैं एक्सटर्नल एजेंसी से। अगर कोई डाटा आप बाहर से लेते हैं तो सेकेंडरी कहलाता है, खुद बनाते हैं तो प्राइमरी कहलाता है। आप स्वयं डाटा को डिजिटाइज कर सकते हैं, जियो रेफरेंस कर सकते हैं, टोपो शीट्स को अपने पॉइंट लाइन पॉलीगन बना सकते हैं। कोई भी एजेंसी आपको मैप्स दे सकती है, स्टैटिक मैप्स, मगर आपका जो डायनामिक वर्क है वो आपको ही करने पड़ेंगे। दे कैन गिव यू ड्रेनेज लाइन मैप्स, रोड मैप्स, बट वो आपके ईयर टू ईयर प्रपोज्ड मैप कहाँ से लाएंगे? प्रपोज्ड प्लांटेशन, प्रपोज्ड न्यू वर्क, प्रपोज्ड वाटर बॉडीज, वो तो आपको ही करने पड़ेंगे। तो प्लान मैप जो है वो आपके लिए कोई, अगर आपसे कोई लगातार जुड़ा हुआ है और लगातार आपसे पैसे ले रहा है तो बात एक अलग है। जनरली द प्लान मैप के लिए आपको खुद ही कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लान मैप और डायनामिक मैप, फिर ऑनगोइंग है तो ऑनगोइंग का मैप, कंप्लीट हो गए तो कंप्लीट का मैप, वो कोई थर्ड पार्टी एजेंसी नहीं करती है जनरली। इट मे बी कॉस्टली ऑल्सो। कर डाटा तो आप ले रहे हैं, काम सारा आप करेंगे, फिर उनको दे देंगे, वो आगे दे देंगे उसको, दे विल टेक द मनी। So if you can do the work, you can just save huge cost of the department for especially for the planning things. एक बार के बेस मैप, स्टैटिक मैप अच्छे से चेक करा के, और मेरे ख्याल से हर डिपार्टमेंट ने करीब कम से कम एक एक बार तो उनका बेस डाटा तैयार करा ही लिया है। आपके राजस्थान में बोलें तो या तो स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर से, या फिर पीडी कोर से, जो कि ILFS समथिंग की एक ऑर्गेनाइजेशन है राजस्थान सरकार के साथ, उसका एक टाई अप है। उनको कोई टेंडर वगैरह में नहीं जाना पड़ता है। दे आर वर्किंग इन लाइन विद द SRSCC। उनकी जो कॉस्ट होती है लगभग वही कॉस्ट पे वो काम वाम करते रहते हैं। तो दे कैन गिव यू द स्टैटिक मैप्स। एंड वाटर सेट ने तो शायद दो दो तीन तीन बार भी काम कराए हुए हैं पूरे राजस्थान का। 1996 में वाटर सेट एटलस बना, फिर और दोबारा भी उन्होंने वाटर शेड डिस्चार्ज कराए, पूरी लेयर दोबारा डिस्चार्ज कराई, फिर शायद एक बार और कराया। 3 times दे गेट द वर्क डन। तो बेस्ट थिंग्स आपके पास पूरी है जनरली, हर डिपार्टमेंट के पास है, इरिगेशन है। मगर जो प्लान चीजें हैं वो तो आपको ही करनी है, ऐसा मैं सोचता हूँ। व्यूज में भी डिफरेंट। So this is, I think, the last slide of today's session. That is actually
telling the what is the QGIS capacities. तो QGIS जो शेप जो डाटा फॉर्मेट है, इसका ये फुल कंट्रोल है। गार्मिन का ये पार्शियल एडिटिंग और पूरा विजुअलाइजेशन और उसके फॉर्मेट को अन्य किसी फॉर्मेट में कन्वर्जन का फैसिलिटी QGIS देता है। गूगल का KML KMZ, पहले KMZ नहीं खोलता था, मगर 3.0 में KMZ भी ओपन हो रहा है। तो अभी 3.0 में GeoPDF को भी वो जियो रेफरेंस करने के लिए सपोर्ट करता है। जस्ट एज ए रास्टर वेक्टर नहीं, रास्टर ओपन करने के लिए नहीं देता है, मगर GeoPDF को आप जियो रेफरेंसर टूल के अंदर एज ए इनपुट ले सकते हैं। दैट इज एन एडिशनल नॉलेज। तो QGIS में गूगल KML KMZ को आप देख सकते हैं और फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और पार्शियली कुछ एडिट भी कर सकते हैं। और गूगल के फॉर्मेट को इसमें फिर आप गार्मिन के फॉर्मेट में या शेप फाइल में, इसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं QGIS के सहारे से। शेप को QGIS के सहारे से आप गूगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, शेप को गार्मिन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप मोबाइल में बैक ले जा सकते हैं या GPS में बैक ले जा सकते हैं। अगर आपका GPS वो फैसिलिटी देता है तो आप शेप में काम करके उस डाटा को बेस की तरह GPS में ले जा सकते हैं वापस। तो ये QGIS मेन तो काम करता है असली तो शेप के अंदर, जहाँ पर फुल एडिटिंग, फुल सारे काम टेबल के ऊपर भी और मैप के ऊपर भी करता है। So that is the last slide. Now we will come to the question section. Okay. So what is the name it is giving? It is giving for polygon. When you create a polygon, लाइन के लिए तो बोलता है रूट और ट्रैक्स, और पॉइंट के लिए बोलता है वे पॉइंट। पॉलीगन के लिए क्या बोलता है आपका GPS? इंजीनियर सुनील जैन साहब, जब आप गार्मिन के GPS में बोलते हैं कि मैं पॉलीगन बनाना शुरू कर रहा हूं, तो क्या ऑप्शन लेते हैं? एरिया कैलकुलेशन मत बोलना, प्लीज रीचेक योर GPS। It can collect only 3 kind of features for the surveying: waypoint, routes and tracks. At the time of creating the map in the field, collection of data, that is not the polygon feature collection, that is area calculation. Please understand the difference. Okay. सो डायरेक्ट पॉलीगन आप फील्ड में चल के नहीं बना सकते, उसमें स्टोर नहीं कर सकते, उसको एज ए डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते उसके अंदर। इट इज माय व्यू एंड आई एम फर्म ऑन इट स्टिल। मे बी वेरी एडवांस मॉडल्स में हैव द कैपेसिटी, मगर आई थिंक इट इज अ लिमिटेशन ऑफ .gpx फॉर्मेट। सो वी विल गो टू द क्वेश्चंस। पॉलीगन को जब ऑटोकैड पर ले जाता हूं तो वो ऑटोकैड पर सॉलिड शेप में दिखाता है, उसे पॉलीगन शेप में कैसे करें सर? सॉलिड तो पॉलीगन ही है, उसमें कलर भरा हुआ है। अगर आप उसको कलर खाली करने का ऑप्शन अगर आपका ऑटोकैड देता है तो वो आपको पॉलीगन उसमें दिखाएगा। जैसे कि अब इसमें देखिए, इसमें कलर भरा हुआ है तो आपको सॉलिड लग रहा है, मगर इसको मैं प्रॉपर्टीज में जाके इसका कलर खाली कर सकता हूँ, ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ, तो बहुत सारे काम इसमें कर सकता हूँ। सबसे पहले तो इसको मैं ट्रांसपेरेंट करता हूँ। देखिए ट्रांसपेरेंट किया। अभी बिल्डिंग अगर इसके नीचे में लेके आ जाता हूँ तो ट्रांसपेरेंसी में बिल्डिंग दिखेंगी। अब ये बिल्डिंग ऊपर है, मगर इसको मैं नीचे खींच लेता हूँ तो ये मैप ऊपर है और वो नीचे की दिख रही है। अगर इसका कलर मैं और भर देता हूँ तो ट्रांसपेरेंसी हुई। और छोटे मोटे फीचर इसमें काम है, तो आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं। तो वो ऑपेसिटी, तो ये अभी थोड़े कम दिख रही है बिल्डिंग, और बढ़ा देंगे तो और कम दिखेंगे। ये तो ट्रांसपेरेंसी हुई। अगर पूरा ही कलर खाली करना है मुझे, या मेरे को हैश बैक लेना, ये हैश हैश में करना है या ऐसे करना है, तो ये कर सकते हैं।
और या सिंपल लाइन में जा करके आप इसको सॉलिड की जगह नो पेन ले लेंगे, और बॉर्डर का कलर आप ब्लैक की जगह पर मान लीजिए रेड ले लिया, और स्ट्रोक विड्थ आपने बढ़ा दी, तो अप्लाई कर दिया। सॉरी, स्ट्रोक का कलर कहाँ पर है? इसमें भी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, नो पेन की जगह। ओके, stroke style will not be the no pen, it will be the solid line. ओके, तो सॉलिड लाइन लिया, और वो वर्जन के साथ में थोड़े से ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, तो अभी वो लाइन रिफ्लेक्ट, बॉर्डर का लाइन रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, नो प्रॉब्लम। बट एनीवेज, तो हाँ, सिंपल लाइन इसमें, इसको काले को मैंने ले लिया, बॉर्डर ले लिया नीला, और इसके मैंने स्ट्रोक विड्थ बढ़ा दी। देखिए यहाँ पे प्रीव्यू में भी आता रहता है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपका अगर वहां पर वो दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सॉलिड है, वो पॉलीगन एरिया ही है। चैट में क्या है? डेस्कटॉप इज विजिबल, अपेक्षा, आर यू नॉट एबल टू सी माई डेस्कटॉप? तो ये एक क्वेश्चन है इनका, प्लीज पुट इन द क्वेश्चन सेक्शन, नाउ आई एम सीइंग क्वेश्चन सेक्शन ओनली, तो अगर कोई कमेंट भी है तो क्वेश्चन में डाल सकते हैं, या चैट में डालिए, नो प्रॉब्लम, अगर अदर देन क्वेश्चन है तो चैट में रखिए। तो जयवीर यादव जी, आई थिंक आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। केएमएल फाइल को ऑटोकेड में ले जाने के लिए किस यूटीएम जोन फॉर्मेट का प्रयोग करना चाहिए? फर्स्ट तो आप ये देखिए कि क्या ऑटोकैड डायरेक्ट केएमएल को ओपन करना सपोर्ट करता है क्या। ओके, अगर वो करता है तो फिर उसमें आपको, क्या वो ज्योग्राफी को समझता है क्या ऑटोकैड? अगर समझता है तो आप उसको जनरली लॉन्ग लेट 4326 प्रोजेक्शन रहता है। अगर यदि ऑटोकैड ज्योमेट्री नहीं समझता है तो फिर आपको यूटीएम या किसी में भी हो उसके पसले में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको खींच लेता है अंदर, तो उसमें आ जाता है नॉन जीआईएस फॉर्मेट में, फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। अगर आप देख लीजिए कि केएमएल को डायरेक्ट ले सकता है क्या, केएमएल को डायरेक्ट नहीं ले तो आप उसको शेप में पहले कन्वर्ट कर लीजिए, फिर शेप फाइल को इंपोर्ट कर लीजिए, अगर आपका ऑटोकैड शेप फाइल को इंपोर्ट ऑप्शन देता है तो। नहीं तो शेप फाइल को ही .dwg फॉर्मेट में QGIS में सेव कर लीजिए, और फिर उसमें लेके जाइए, क्योंकि QGIS आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स की आपको इंटर ऑपरेटिबिलिटी देता है, KML से शेप में, शेप से DWG में, DWG, और उसका देख लें आप थोड़ा, क्योंकि मैं ऑटो कैड को इतना नहीं समझता हूँ। तो KML को या शेप को ले जाने के बजाय आप जिस भी फॉर्मेट में आपका डाटा से QGIS में है, पहले उसे ऑटो कैड के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर लेके जाइए, थोड़ा ट्राई करें। और नहीं तो फिर आप QGIS के यूजर ग्रुप पे अपनी जो समस्या हो वो पोस्ट कर सकते हैं, या GIS स्टेक एक्सचेंज में पोस्ट कर सकते हैं। महेश चौधरी जी, कैन वी ओपन शेप फाइल इन AutoCAD? दैट इज अ लिटिल बिट क्वेश्चन टुवर्ड्स द करेक्टनेस, क्योंकि KML और उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट शेप फाइल को वो नहीं करता शायद, KML को तो फिर कैसे करेगा। तो आप देख लीजिए उसका अभी लेटेस्ट वर्जन्स में क्या स्थिति है। आजकल तो ऑटोकैड मैप भी आ रहा है, ऑटोकैड मैप शायद जियो रेफरेंसिंग और सेफ फाइल और जीआईएस एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट करता है, ऑटोकैड मैप, दैट मे बी हैविंग दैट कैपेसिटी।
Can we open shape file in AutoCAD? I think that is also the same question. एंड चैट में बताएं क्या है. UTM फॉर्मेट में ले लेता है. वेरी गुड. तो आप QGIS में यदि उसका फॉर्मेट कोई UTM को फॉर्मेट मत बोलिए, उसको प्रोजेक्शन बोलिए. फॉर्मेट होते हैं KML, KMZ, .gpx, शेप फाइल, .dwg, JPG, PDF, ये सब तो है फॉर्मेट. और UTM, पॉलीकॉनिक, और ये है प्रोजेक्शंस. तो UTM प्रोजेक्शन में ले लेता है तो आप पहले ही QGIS में डाटा यदि किसी और प्रोजेक्शन में है तो उसे UTM में कन्वर्ट कर लीजिए. So any other question? If not, can I open the quiz? Anyone? AutoCAD also take if we give XY projection. Yeah, XY projection may be the simple, that is 4326 WGS84. 4326 is the code. हर प्रोजेक्शन का एक कोड होता है GIS के अंदर, उसको EPSG कोड बोलते हैं. तो यूरोपियन पेट्रोलियम सर्वे ग्रुप कोड, अभी तो उसका नाम कुछ और है, मगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल गया, मगर EPSG अभी भी लिखा जाता है. तो अगर आप वो कोड भी डालते हैं कि GIS में, तो वो सर्च कर लेता है उस प्रोजेक्शन को और आपको दिखा देता है. तो एक सिंप्लिसिटी के लिए. एनी अदर क्वेश्चन? Sir, can we open shape file in AutoCAD? It is already taken. Okay. Any other question? UTM में कई सारे प्रोजेक्शन है. ओके ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. UTM में डेफिनेटली कई सारे प्रोजेक्शन है. UTM में होंगे 120 प्रोजेक्शन, 120, क्योंकि एवरी प्रोजेक्शन इज a 6 degree longitude wide and its height higher side is 80 degree north and 84 degree north and 80 degree south. और इक्वेटर से वो दो टुकड़े भी हो जाता है. तो नॉर्थ के 60 पट्टियां बनती हैं 360 डिग्री पे, और साउथ की 60 पट्टी बनती हैं. तो इंडिया वाले सारे नॉर्थ के हैं, क्योंकि इंडिया पूरा नॉर्थ में है. आप 72 से 78 डिग्री को आइडियल माने और किसी कैलकुलेशन में ना पड़े. 72 से 78 डिग्री का जो 6 डिग्री का जो प्रोजेक्शन है, उसको बोलेंगे UTM जोन 43 नॉर्थ WGS84. इसकी पूरी परिभाषा ये है, UTM जोन 43 नॉर्थ WGS84. WGS84 इज द डाटम पृथ्वी की, जो मैंने बोला वो तो वही कॉमन रहेगी. अब अगर वो 72 डिग्री से नीचे जा रहा है, जो कि थोड़ा 1-2 डिग्री नीचे जाएगा बाड़मेर वाली साइड में, तो वो 42 में चला जाएगा. तो उसका कोड हो जाएगा, इसका कोड होता है UTM जोन 40 डिग्री 3 डिग्री नॉर्थ का जोन होता है, उसका कोड होता है 32643, 32643. तो लास्ट का जो 43 है, बस वो चेंज करना है आपको, बाकी कोड वही रहेगा. ओके. तो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ. तो जोन 43 के लिए EPSG कोड है 32643. ये है आपका 72 से 78 डिग्री नॉर्थ. ओके. इसमें तो आपका राज खुल जाएगा. सो आप उसको जोन 43 माने, और उससे थोड़ा सा शायद राजस्थान में आई थिंक ओनली जोन 43 है. आगे चलेंगे, यूपी की तरफ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो 44 आ जाएगा. हम हैदराबाद में जो है वो 44 में है. तो वो हो गया आपका 78 डिग्री टू 84 डिग्री. ओके. 72 डिग्री टू 78 डिग्री नॉर्थ इज जोन 43.
आपको ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। इसका जो आपका राजस्थान का ज़्यादातर एरिया इसके अंदर आ जाएगा। आपका जोन बनता है उसमें कोड बनता है 32,643। तो अगर आप ये लास्ट के जो 2 डिजिट हैं इसको अगर जोन नंबर माने, तो अगर आपका जोन बदल गया तो 44 हो गया तो आपका कोड हो जाएगा 32,644। और अगर आप 72 डिग्री से लोअर साइड में काम कर रहे हैं बाड़मेर एरिया में, तो वो हो जाएगा आपका 32,642। दैट इज द ओनली सीक्रेट। आपको ये ध्यान रखना है कि जो जो आपका 72 से 78 डिग्री की जो पट्टी है विषुवत रेखा से, 0 डिग्री जो लेटीट्यूड है, और ये 72 डिग्री है, ये 78 डिग्री है, 75 डिग्री सेंट्रल मेरिडियन है, तो ये करीब 80 डिग्री नॉर्थ तक काम करता है। ये ईस्ट है। इसके अंदर जो भी एरिया आएगा, कोई भी स्टेट हो, कोई भी कंट्री हो, उस सब के लिए यही प्रोजेक्शन रहेगा यूटीएम में। ये आपका 32,643, इसकी पूरी परिभाषा होगी यूटीएम जोन 43 नॉर्थ WGS 84। ये इसका जो डेफिनेशन है उसकी 32,643 की ये है। इसको EPSG 32,643 भी बोलेंगे और इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी। हाँ, 78 to 84 वो आपका हो जाएगा जोन। ये 43 जोन है, जोन 43, ये जोन 44। यहाँ पर कहीं हैदराबाद नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर कहीं। तो हम यहाँ पर बैठे हैं, जो हमारा जो जैसा भी लॉन्जिट्यूड होगा उसके हिसाब से इसमें आपकी लॉन्जिट्यूड डिफाइन करता है कि आप कौन से जोन पर हैं। तो 78 to 84, 84 डिग्री ईस्ट के बीच में, और 0 डिग्री लेटीट्यूड से लेकर के विषुवत रेखा से लेकर के 80 डिग्री नॉर्थ तक का जो ये एरिया होगा, ये जोन 44 में आ जाएगा। इसमें आपको एनीवेज WGS 84 को पहले ना रखें, क्योंकि वो डेटम है, उसका पैरामीटर वो लास्ट में रखें। कभी भी डेफिनेशन लिखने में डेटम को लास्ट में रखें, वो प्राइमरी नहीं है, वो उसके नीचे का है। असली चीज ये है। तो ये होगा यूटीएम जोन 43 नॉर्थ WGS 84। मगर राजस्थान में कुछ एरिया है बाड़मेर का, वो शायद 72 डिग्री से कम में हो सकता है एक्सट्रीम, और मे भी गुजरात में भी, राजस्थान हो सकता है, सॉरी, राजस्थान में भी फुली इन द जोन 43। मैं शायद मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। गुजरात का जो द्वारका पोरबंदर वाला जो एरिया है, दैट मे बी इन द 42। सो इट मे बी, आप इसमें भी देख सकते हैं गूगल में भी, बट आई थिंक वी आर किलिंग द टाइम इन दैट वे। प्लीज, so if any no specific question is there, can we fire the query, that sorry quiz? बताइए जरा, आंसर करिए चैट में। क्विज छोड़ दें? नो आंसर। कैन वी स्टार्ट क्विज? Okay, so I am just stopping the desktop sharing.
and I am going to the quiz. Please यात्री अपने सीट बेल्ट बांध लें and flight is taking off. और समय शुरू होता है अप, और आप इसमें मेरे ख्याल से 5-7 मिनट में इसको कवर करें. Then we can say goodbye for today. Hello, and I am just starting. And इसका की आपको शेयर कर दिया जाएगा जल्दी कल. If anyone is not able to see the quiz, please answer in the chat box. If someone who thinks that he is a little slow in the answering the quiz, if he has completed the quiz, please write done. जो जो सोचे कि मैं थोड़ा धीमे करने वाला हूँ, उसका पूरा हो जाए तो वो डन लिखे, तो मैं मान लूंगा कि लगभग सब लोग क्विज कर चुके हैं. वैसे तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हु इज द स्लो एंड हु इज फास्ट. So anyways, I am just stopping the video also. It is also running in the background. So I will stop the video recording.